आज हम सामान्य विज्ञान में तत्व और यौगिकों की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रमुख तत्व और यौगिक, ठीक है मित्रों। वर्तमान में तत्वों की संख्या 118 मानी जा रही है। कितनी संख्या मानी जा रही है? 118। प्राकृतिक रूप से 94 मिलते हैं और कृत्रिम रूप से कितने बनाए गए हैं? 24 बनाए गए हैं। कृत्रिम रूप से कितने बनाए गए हैं? 24, जिनमें धातुएं 91 हैं। द्रव धातु एक है पारा और द्रव अधातु क्या है? ब्रोमीन, ठीक है ना। चलिए मित्रों, हैलोजन तत्व किन्हें कहते हैं? हैलोजन तत्व तो जो 17वें समूह के तत्व होते हैं उन्हें हैलोजन कहा जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। फ्लोरीन गैसीय अवस्था में, क्लोरीन गैसीय अवस्था में, ब्रोमीन द्रव अवस्था में, आयोडीन ठोस अवस्था में और एस्टेटिन ठोस अवस्था में। अवस्था ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। क्लोरीन विरंजन के गुण वाला तत्व है, ठीक है ना। आयोडीन सफ़ेद ठोस है। ये समुद्री शैवालों से भी प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है मित्रों? समुद्री शैवालों से, जिन्हें लेमिनेरिया कुल का शैवाल कहा जाता है। लेमिनेरिया कुल के शैवाल होते हैं, इनसे प्राप्त होता है। अगला है अक्रिय तत्व। ये 18वें समूह के तत्व होते हैं। इनकी वैलेंसी संतृप्त होती है। हीलियम, नियान, जेनान, क्रिप्टन और रेडान। हीलियम, नियान, आर्गन, जेनान, क्रिप्टन और रेडान, ठीक है मित्रों। हीलियम, नियान, आर्गन, जेनान, क्रिप्टन और रेडान, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, एक प्रश्न टाइप में आता है कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है। तो देखिए, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। इसे हम आवारा तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आवारा तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो इसके गुण जो होते हैं वो पहले समूह और 17वें समूह से मैच करते हैं, इसीलिए इसे आवारा तत्व या वांडरिंग एलिमेंट भी कहा जाता है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। वनडे एग्जाम में पूछ देता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी गैस पाई जाएगी, तो जो सबसे हल्का होगा ऊपर होगा और जो भारी होगा वो क्या होगा? नीचे होगा। तो सबसे ऊंचाई पे कौन सी गैस? हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु कौन सी है मित्रों? लिथियम है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। विद्युत का सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? चांदी है। लेकिन आप चांदी के तार थोड़े बना पाएंगे, पैरामिलिट्री लगानी पड़ेगी रक्षा के लिए। तन्य धातु सोना है, ठीक है ना। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा है? सोना है। सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु, आघात वर्धनीय धातु मतलब पीटने पे बढ़ेगा और तन्य मतलब खींचने पर बढ़ेगा। तो सर्वाधिक तन्यता और आघात वर्धनीयता दोनों किसकी होती है? सोने की होती है, गोल्ड की होती है। क्रियाशील धातु सबसे अधिक कौन सी है? सीजियम है। कौन सी है सर? सीजियम। CS से दिखाते हैं, ठीक है ना। और सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन सी है? तो फ्लोरीन है। यह सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक भी होता है। विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किसकी होती है? फ्लोरीन की। ये -4 होती है। कितनी होती है मित्रों? -4 होती है, ठीक है। फिर देखिए, फिर कहते हैं वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? नाइट्रोजन। आपने पढ़ा होगा 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने % पाई जाती है? 78%। इसका काम क्या है? यह जलने में सहायक नहीं होती है। फिर देखिए मित्रों, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन, यह 65% पाया जाता है। कितने %? 65%। सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, इसीलिए इसे आशा की धातु कहा जाता है, हल्की होती है। कठोर धातु सबसे कौन सी है? प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। ये किससे बना होता है? कार्बन से। किससे बना होता है? कार्बन से। जल में संरक्षण किसका किया जाता है? पोटेशियम का और सफ़ेद फास्फोरस का। किसका? सफ़ेद फास्फोरस का। इनका संरक्षण कहाँ किया जाता है? जल में किया जाता है। सबसे अधिक विषैलु धातु कौन सी है? तो प्लूटोनियम है, ठीक है ना। सर्वाधिक प्रयुक्त धातु कौन सी है? लोहा। सबसे अधिक लोग लोहा इस्तेमाल करते हैं, आपको पता ही है। फिर देखिए, न्यूनतम क्रियाशील धातु कौन सी है? लेड, ठीक है ना। सबसे अधिक गलनांक किस तत्व का होता है? तो हीरे का। अगर धातुओं में कहेंगे तो टंगस्टन का। अगर धातुओं में कहा जाएगा मित्रों तो किसका कहा जाएगा? टंगस्टन का। फिर देखिएगा, सौरमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सूर्य पे ही पाया जाता है हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो सौरमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा? हाइड्रोजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा? ऑक्सीजन।
सबसे अधिक गलनांक किस धातु का होता है? तो टंगस्टन का, इसको W से दिखाते हैं, ठीक है ना। और पदार्थ कहेगा तो सबसे अधिक गलनांक किसका होगा? हीरे का होगा। लेकिन ये अधातु है, क्या है? अधातु है। मिश्र धातुएं सबसे अधिक किसकी होती हैं? तांबे की। जितनी मिश्र धातुएं पाई जाती हैं अधिकांश किसकी होती हैं? तांबे की मिश्र धातुएं होती हैं। चलिए मित्रों, ये हो गया सबसे अधिक का कॉन्सेप्ट। अब आगे देखते हैं कौन सा तत्व है। तो मिट्टी के तेल में संरक्षण करते हैं किसका? सोडियम का। पता है आपको, अगर सोडियम को पानी में टच करा दिया जाए वो तुरंत पानी से क्रिया कर लेगा और पानी के ऊपर रहेगा। सोडियम हल्की होती है, ठीक है ना। सोडियम पानी से हल्का होता है, तो ये पानी से क्रिया कर लेगा, इसीलिए इसका संरक्षण किसके साथ करते हैं? सोडियम का। तो मिट्टी के तेल में। जल में संरक्षण पोटेशियम और सफ़ेद फास्फोरस का करते हैं। सफ़ेद फास्फोरस जानते हैं आप? 35 डिग्री सेल्सियस पे जल जाता है, 35 डिग्री सेल्सियस पर जल जाता है। तो ये बताइए, अगर आपके शरीर में सटा दिया जाए तो ऐसे ही आग लग जाएगी, टच कराते ही आग लग जाएगी। जादू दिखाने वाले भी इसका प्रयोग करते हैं। और ये जहरीला होता है, ध्यान रखेंगे। ये फास्फोरस कैसा होता है? जहरीला होता है। इसीलिए आप देखिएगा कि जो माचिस हम इस्तेमाल करते हैं, माचिस, उसमें साफ साफ लिखा रहता है क्या? सेफ्टी माचिस, क्योंकि उसमें रेड फास्फोरस का यूज होता है। किसका यूज होता है मित्रों? रेड फास्फोरस का यूज होता है। उसका जो ज्वलन ताप होता है वो अधिक होता है, वो जल्दी ताप बिजली आग नहीं पकड़ता है और इतना ज़्यादा क्रियाशील नहीं होता है। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। वांडरिंग एलिमेंट किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को। इसलिए कहते हैं हाइड्रोजन को वांडरिंग एलिमेंट कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये पहले समूह और 17वें समूह दोनों की क्वालिटी दिखाता है। पहले समूह में धनात्मक लक्षण और 17वें समूह में ऋणात्मक लक्षण। ठीक है ना मित्रों। अब ये देखिए, वाइट गोल्ड किसे कहते हैं? प्लेटिनम को। इसके गहने आते हैं। फिर देखिए, जंग लगना। जंग लगना किस में होता है? लोहे में। ये ऑक्सीकरण होता है। और भार क्या हो जाता है? जंग लगने से बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है। जंग लगने से क्या होता है मित्रों? भार बढ़ जाता है। आशा की धातु किसे कहा जाता है? एल्यूमिनियम को। हल्की होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, इसे आशा की धातु कहा जा रहा है। मुलायम धातुएं कौन कौन सी होती हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब मुलायम धातुएं होती हैं। ठीक है ना। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम क्या होते हैं? ये सब मुलायम धातुएं होती हैं। ठीक है मित्रों। अब देखिए, द्रव धातु। द्रव धातु मरकरी या पारे को कहते हैं। क्या कहते हैं? पारे को कहते हैं। ठीक है मित्रों। क्विक सिल्वर भी पारे को कहा जाता है। सिल्वर तो हम चांदी को कहते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे क्विक सिल्वर पारे को कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट है मित्रों, पानी में तैरने वाली धातु कौन सी है? सोडियम है। इसका घनत्व तो पानी से क्या होगा? कम होगा, तभी ना तैरेगी। बेंजीन और ईथर में विलय है कौन सी धातु? सोडियम। कौन सी धातु विलय है? सोडियम विलय है। ठीक है मित्रों। अब आगे देखते हैं, क्लोरोफिल जो होता है पौधों के लिए भोजन बनाने के लिए, तो क्लोरोफिल में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है। सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है। हड्डी और मोलस्क जीव या शंख में जो उनका खोल होता है, कवर होता है, वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। और इसी से क्या बना होता है मित्रों? संगमरमर भी इसी से बना होता है। किससे बना होता है? संगमरमर भी इसी से बना होता है। सिक्का धातुएं कौन सी होती हैं? Cu, Ag और Au। तांबा, चांदी और सोना। पहले के ज़माने में इन्हीं से सिक्के बनते थे, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सिक्का धातुएं कहा जाता है। ठीक है मित्रों। अब आगे देखते हैं, अपरूपता का गुण किसमें पाया जाता है? कार्बन में। इसके 3 अपरूप होते हैं, हीरा, फुलरीन और ग्रेफाइट। अब यहाँ ध्यान देने का विषय है कि हीरा जो है विद्युत कुचालक है, विद्युत कुचालक है। फुलरीन भी विद्युत कुचालक है और ग्रेफाइट जो है वो सुचालक है। ग्रेफाइट क्या है मित्रों? सुचालक है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे, और हीरा सबसे अधिक कठोर पदार्थ होता है, सबसे अधिक गलनांक हीरे का होता है। और पदार्थों की कठोरता जो होती है ना, वो महो पैमाने पे देखी जाती है। किस पैमाने पर? महो पैमाने पर देखी जाती है। फुलरीन की जो स्ट्रक्चर होती है ना, फुटबॉल जैसी होती है, सॉकर बॉल या फुटबॉल जैसी संरचना होती है। किसकी? फुलरीन की। और ग्रेफाइट तो आप जानते ही हैं,
ये विद्युत सुचालक होता है। हम लोग जो पेंसिल वगैरह यूज करते हैं या ड्राई ग्रीस जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा किस चीज़ का बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है मित्रों, कार्बन डेटिंग में कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होता है, कार्बन 14 का। यह रेडियो एक्टिव होता है। कार्बन 14 क्या होता है मित्रों, रेडियो एक्टिव होता है। अब यहाँ एक बड़ा प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ रेडियो एक्टिव होगा, कौन सा पदार्थ रेडियो एक्टिव नहीं होगा, तो इस पर ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर हम किसी तत्व को एक्स से दिखाते हैं, ए और बी ऐसे लिखा है, ए इसका परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है, परमाणु क्रमांक। और ए क्या होता है, परमाणु भार। तो जो परमाणु क्रमांक होता है मित्रों, प्रोटॉनों की संख्या होती है। परमाणु भार जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो न्यूट्रॉन की संख्या हमको निकालना होगा तो हम भार में से क्रमांक क्या कर देंगे, घटा देंगे। और जब न्यूट्रॉन मिल गए तो किसी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का अनुपात निकाल लेते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का अनुपात निकाल लेते हैं। अगर यह अनुपात 1.3 या अधिक हुआ तो पदार्थ जो होगा वो रेडियो एक्टिव होगा, रेडियो एक्टिव होगा। अगर इससे कम हुआ, 1.3 से कम हुआ तो पदार्थ रेडियो एक्टिव नहीं होगा, पदार्थ रेडियो एक्टिव नहीं होगा। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। जर्मन सिल्वर, नाम तो सिल्वर है, इसका नाम तो सिल्वर है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता। ये किसके में से धातु है, तांबे की। इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता, इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता। ठीक है मित्रों, अगला है अमलगम बनाने का गुण पारे का होता है। अमलगम बनाने का गुण किसका होता है मित्रों, पारे का होता है। हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम में ईंधन के रूप में कौन सी धातु प्रयोग की गई थी, प्लूटोनियम। हिरोशिमा और नागासाकी में कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ यूज किया गया था, प्लूटोनियम। तो ध्यान रखेंगे 6 अगस्त को हिरोशिमा पे हुआ और 9 अगस्त को नागासाकी में हुआ। ठीक है ना, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, 9 अगस्त को नागासाकी पर। दोनों में कौन सा नाभिकीय ईंधन इस्तेमाल किया गया, तो प्लूटोनियम। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। सर्वाधिक खतरनाक अजैव जल प्रदूषक कौन सा होता है, आर्सेनिक। कहा जाता है कि 400 साल तक हमारे शरीर में बना रहता है। कितने 100 साल तक, 400 साल तक हमारे शरीर में बना रहता है। और यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये जल में मिलता है ना, मान लीजिए हमारे यहाँ पीने वाला पानी इसमें मिलता है तो इसको सांखिया प्रदूषण कहते हैं। कौन सा प्रदूषण साहब, सांखिया प्रदूषण। और ये सबसे अधिक कहाँ होता है, जानते हैं, पश्चिम बंगाल। और अगर यूपी की बात करें, बनाने का गुण मरकरी का होता है। अमलगम बनाने का गुण किसका होता है, मरकरी का होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर पारा किसी धातु के यौगिक के साथ जुड़ेगा तो उस धातु को मुक्त कर देगा और अपना यौगिक बना लेगा। यही क्या होता है, अमलगम बनाने का गुण होता है। हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम में ईंधन प्लूटोनियम। हिरोशिमा और नागासाकी में किसका यूज हुआ था, प्लूटोनियम का। सर्वाधिक खतरनाक अजैव प्रदूषण आर्सेनिक। अम्लराज के साथ क्रिया कौन करता है, सोना क्रिया करता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया होती है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पेपर में केवल प्रक्रिया पूछ देता है, उसमें उत्प्रेरक कौन सा होता है, निकिल होता है। तो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में कौन सा होता है, निकिल होता है। अर्धचालक तत्व कौन कौन से हैं, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और पोलोनियम। तो यहाँ मेन याद रखिएगा, बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सबसे ज़्यादा यूज कौन सा होता है मित्रों, सिलिकॉन। इससे क्या बनते हैं, आईसी चिप और जो सोलर प्लेटें होती हैं उनको भी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका, सोलर सेलें होती हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं, सिलिकॉन का। सर्वाधिक 27 समस्थानिक किसके होते हैं, पोलोनियम के होते हैं। ठीक है मित्रों, अब अगला देखते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, 3। प्रोटियम, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 0। आता है कि किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता, तो 1H1 जो होता है प्रोटियम, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। ड्यूटेरियम, इससे भारी जल बनाते हैं जो नाभिकीय रिएक्टर में किसका काम करता है, मंदक का काम करता है। ट्राइटियम 1H3, यह रेडियो एक्टिव होता है। कैसा होता है मित्रों, रेडियो एक्टिव होता है। ट्राइटियम कैसे होता है, रेडियो एक्टिव होता है। कार्बन के अपरूप 3 होते हैं, हीरा विद्युत कुचालक, ग्रेफाइट विद्युत सुचालक, फुलीन विद्युत कुचालक।
ऑक्सीजन के समस्थानिक भी 3 होते हैं, 16, 17 और 18। समस्थानिक जानते हैं ना, जिनमें परमाणु क्रमांक बराबर हो उन्हें समस्थानिक कहते हैं, और जिनमें परमाणु भार बराबर हो उन्हें समभारिक कहते हैं। जैसे कैल्शियम और पोटेशियम होता है, ये समभारिक होते हैं। ठीक है मित्रों, वायुमंडल की संरचना देखिए, सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, कितना 78%, कितना 78%। ठीक है मित्रों, फिर देखिए दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन आती है 20.9%, ऑर्गन तीसरे नंबर पे है 0.93%। यहाँ ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन जलने में सहायक नहीं होता, ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है। ऑर्गन जो है ये सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय तत्व है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय तत्व कौन सा है? ऑर्गन है। और कार्बन डाइऑक्साइड देखिए मित्रों 0.03% पाया जाता है, ध्यान रखिएगा 0.03%। लेकिन यह सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। पृथ्वी का तापमान बढ़ाने के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कितने % पाई जाती है वायुमंडल में? 0.03%। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं, सूर्य की संरचना देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य की संरचना में देखिएगा, हाइड्रोजन 73%, लगभग, हीलियम 24%, ऑक्सीजन 0.7% और भी चीज़ें पाई जाती हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? हाइड्रोजन और हीलियम। यही हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं, और अपार ऊर्जा मुक्त होती है, जिसका हम लोग नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी कहते हैं मित्रों? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मानव शरीर की संरचना देखिए, सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन 65%, दूसरा स्थान कार्बन का 18%, तीसरा स्थान हाइड्रोजन 10%, चौथा नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम। तो सबसे अधिक ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे कार्बन। ठीक है, अगला है कोयले का प्रकार। कोयला 4 प्रकार का पाया जाता है। एंथ्रासाइट, इसमें कार्बन 90% से अधिक होता है, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पिट। पिट में सबसे कम प्रतिशत में कोयला हो कार्बन होता है, ये सबसे घटिया कोयला माना जाता है। सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट और सबसे घटिया कोयला पिट। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जिस कोयले में कार्बन जितना अधिक पाया जाएगा उतनी अच्छी क्वालिटी का माना जाएगा, और कार्बन जितना कम पाया जाएगा उतनी ही घटिया क्वालिटी का माना जाएगा। इसी तरह से ऐसा अब लोहा, मैग्नेटाइट सर्वोत्तम माना जाता है, उससे कम हेमेटाइट को लेते हैं, उससे नीचे लिमोनाइट को लेते हैं, और सबसे घटिया किसे मानते हैं मित्रों? तो सबसे घटिया मानते हैं सीडेराइट को। तो सर्वोत्तम मैग्नेटाइट और सबसे घटिया सीडेराइट। तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। ठीक है मित्रों, अब देखिए हम लोग इसको ऐसे यूज करते हैं, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। इनमें अच्छा होता है पिटवा लोहा, और यह अच्छा नहीं होता ढलवा लोहा, अच्छा नहीं होता। अच्छा कौन सा होता है साहब? पिटवा लोहा होता है। तो अगर आपसे पिटवा ढलवा में पूछे तो पिटवा बताएंगे, और अयस्कों के आधार पर पूछे तो सबसे बढ़िया कौन सा होगा? मैग्नेटाइट होगा। सबसे खराब कौन सा होगा? सबसे खराब होगा मित्रों सीडेराइट। कौन होगा? सीडेराइट होगा। चलिए अगला देखते हैं, यूरेनियम बेसिकली प्राप्त होता है किससे मित्रों? 92U238। यूरेनियम कैसे मिलता है? 92U238 के रूप में। लेकिन यूज किस रूप में होता है? 235 के रूप में। किसके रूप में यूज होता है? 235 के रूप में। ये वाला हमारे काम का नहीं है, काम का कौन सा है? 235 काम का है। परमाणु ईंधन के रूप में यूज किया जाता है, परमाणु बम बना सकते हैं। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण है, इससे भार बढ़ जाता है। ऑक्सीकरण मतलब क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा, भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसीलिए लोहे में जंग लगने से बचने के लिए जिंक मिलाते हैं, और जिंक की प्लेटिंग करते हैं, उससे गैल्वनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? गैल्वनीकरण। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहा जाता है? गैल्वनीकरण कहा जाता है। भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहते हैं। भविष्य की धातु कौन सी है मित्रों? टाइटेनियम है। ये वायुयान निर्माण के काम आता है, कठोर धातु होती है, वायुयान निर्माण के काम आता है। मोनाजाइट किसका अयस्क है मित्रों? तो थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो केरल के मालाबार तट पर। कहाँ पे पाया जाता है मोनाजाइट मित्रों? मालाबार तट। और मालाबार तट कहाँ पे है? केरल में। कहाँ पे है? केरल में है। ठीक है,
चाकू से कटने वाली धातु कौन होती है? सोडियम पोटेशियम। दांत से चबा लीजिएगा, ठीक है ना, इतना मुलायम होता है। ज़रूरी नहीं है कि धातु है तो कठोर होगा। लोग अगर पूछेगा तो कि धातु का रूप, धातु की विशेषता क्या होती है, तो तुरंत बोलते हैं कठोर होगी। ऐसा कोई नियम नहीं है। धातु का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? वो विद्युत सुचालक होगी। क्या होगा? वो कंडक्टर होगा। सबसे बड़ा उसका गुण क्या है कि वो क्या होगा? कंडक्टर होगा। कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग होता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जा रहा है मित्रों? हाइड्रोजन को। अभी आपने देखा होगा न्यूज में आ रहा है कि हाइड्रोजन चालित ट्रेन, हाइड्रोजन चालित पहली ट्रेन किसने बनाई मित्रों? जर्मनी ने। किसने बनाई है? जर्मनी ने। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आने वाले समय में ईंधन कौन सा रह जाएगा? हाइड्रोजन रह जाएगा। अभी कौन सा ईंधन रह जाएगा? हाइड्रोजन। और ये ट्रेन चलाने वाला पहला देश कौन सा बना है? जर्मनी। ठीक है मित्रों। पिच ब्लेंडी अयस्क है किसका? यूरेनियम का। एक येलो केक भी होता है, येलो केक भी किसका अयस्क होगा? यूरेनियम का। येलो केक किसका अयस्क होता है? यूरेनियम का होता है। ठीक है मित्रों। अब देखेंगे मोबाइल फ़ोन में बैटरी जो होती है ना, देखिएगा वो लिथियम आयन उसमें लिखा रहता है, लियोन बैटरी या लिपो बैटरी। तो क्या इसमें होता है? लिथियम होता है। क्या होता है? लिथियम होता है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम भर सकते हैं, नाइट्रोजन भर सकते हैं, ऐसी गैस जो आग न पकड़े और हल्की भी हो। हाइड्रोजन भरने में रिस्क क्या है मित्रों? ये ज्वलनशील है, फटेगा तो आग लग जाएगी। ज्वलनशील है, फटेगा तो आग लग जाएगी। इसीलिए या तो उड़ने वाला गुब्बारा हो, अगर उड़ने वाला गुब्बारा है या वायुयान का टायर है तो भरना सेफ क्या होता है? कोई अक्रिय गैस भरी जाती है बेसिकली, जैसे हीलियम है या नाइट्रोजन है। ठीक है मित्रों। हाइड्रोजन भरने में रिस्क है क्योंकि अत्यंत ज्वलनशील होता है। जल में सोडियम धातु डालने पर हाइड्रोजन गैस बन जाती है। ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए तो सोडियम का संरक्षण किस में करते हैं? जल में नहीं करते, केरोसिन में करते हैं। किस में करते हैं? केरोसिन में करते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन। ना मिले तो नाइट्रोजन से भी काम चल जाएगा, क्रियाशील होना चाहिए। ठीक है ना। द्रव तत्व कौन से होते हैं? ब्रोमीन और धातु में, और मरकरी आप जानते हैं धातु में। स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? जेनान को। किसको कहते हैं मित्रों? जेनान को। स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? जेनान को। हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु विस्फोट हुए थे उसमें ईंधन क्या था? प्लूटोनियम। क्या था? प्लूटोनियम ईंधन था। कैंसर के उपचार में कौन सा समस्थानिक यूज करते हैं? तो कोबाल्ट 60। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कृत्रिम रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं? कृत्रिम रेडियो एक्टिव। प्राकृतिक वाला कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हम लोग इसको कीमोथेरेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी बोलते हैं। देहाती भाषा में सिकैया कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिकैया कहते हैं। ठीक है मित्रों। अगला देखते हैं। जो सामान्य उर्वरक होते हैं मित्रों उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास मिला होता है, पोटेशियम। ठीक है ना। एनपीके उर्वरक। हमारे वहाँ एक खाद आती है एनपीके खाद। कौन सी खाद आती है? एनपीके खाद। तो एनपीके में जानते हैं अनुपात क्या होता है? 4:2:1 का ये आदर्श अनुपात माना जाता है कि एनपीके खाद में एनपी और के का आदर्श अनुपात क्या होगा? 4:2:1। 421 नंबर याद रखिएगा। कैसे? 421 नंबर। जल के शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन का यूज कर सकते हैं और ब्लीचिंग पाउडर का भी कर सकते हैं। किसका कर सकते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का भी कर सकते हैं। समुद्री शैवाल या लैमिनेरिया कुल के शैवाल से कौन सा तत्व प्राप्त होता है? आयोडीन। ये ध्यान रखिएगा। ठोस। कैसा होता है आयोडीन? ठोस होता है। आयोडीन की अगर कमी हो जाए शरीर में तो कौन सा रोग होता है मित्रों? ठीक है ना, ग्वाइटर रोग होता है। ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? घेंघा। कौन सा रोग बोलते हैं? घेंघा रोग। इसीलिए देखिएगा लिखा होता है आयोडीन युक्त नमक खाइए। कौन सा नमक खाइए? आयोडीन युक्त नमक खाइए। ठीक है मित्रों। रेल पटरियों को जोड़ने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो एल्युमिनियम की जाती है। आपने देखा होगा 2 रेल पटरी ऐसे बनी है, इनके बीच में गैप छोड़ा रहता है, इसको ना वेल्डिंग से जोड़ दिया जाता है। उसमें कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? एल्युमिनियम। कौन सी धातु? एल्युमिनियम। न्यूनतम प्रदूषण वाला ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन है। कोई भी ईंधन जो है वो प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता। यही कर सकते हैं कि प्रदूषण को क्या कर दिया जाए? घटा दिया। तो आज के समय तक जितनी खोज हुई है सबसे कम प्रदूषण किस ईंधन से होगा? हाइड्रोजन से। इसीलिए देखिएगा हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की जा रही हैं, हाइड्रोजन चालित ट्रेनें शुरू की जा रही हैं। ठीक है ना।
भूकंप आने पे कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो कौन सी गैस निकलती है मित्रों? तो रेडान। कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? रेडान। एक कैसी गैस है? अक्रिय है। कैसा है? अक्रिय है। ज्वालामुखी विस्फोट होने पर निकलने वाले गैस, ये सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऐसी गैसें निकलती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी हानिकारक गैसें निकलती हैं। कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। बिजली चमकने पर, जो बिजली चमकती है ना, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्रिया कर लेते हैं, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड की गैसें बनती हैं। कैसी बनती हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ऐसी गैसें बन जाती हैं। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, भूकंप आने पर रेडान, ज्वालामुखी फटने पर सल्फर के यौगिक और बिजली चमकने पर नाइट्रोजन के यौगिक बनते हैं। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। अगर इतना पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, रेलवे, यूपीपी और जो भी परीक्षाएं आप देते हैं वनडे एग्जाम, उनमें आपका काम आराम से चल जाएगा। देखिए, अब बात करते हैं प्रमुख यौगिकों की। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, ये NaHCO3 होता है, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। याद ऐसे रखिएगा, खाना कौन बनाएगा? बाई बनाएगी। कौन खाना बनाएगा? बाई खाना बनाएगी। तो बाई से याद रखेंगे, खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट। और वॉशिंग सोडा या धावन सोडा होता है Na2CO3 × 10H2O। तो 10 बाल्टी पानी से कपड़ा धोएगा, 10 बाल्टी पानी से कपड़ा धुलेगा। तो ये आसानी से याद हो जाएगा मित्रों। 10 बाल्टी पानी है तो धोने वाला है, और बाई है तो बनाने वाली है। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट होता है, इसमें 2 पानी है। ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट होता है, इसमें 2 पानी। इसका मेन यूज क्या है मित्रों? तो सीमेंट और उर्वरक में, सीमेंट और उर्वरक उद्योग में इसका मेन यूज होता है, सीमेंट और उर्वरक उद्योग में। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? जब जिप्सम से पानी निकाल दिया जाता है तो क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए, CSO4 × ½ H2O। इसका बेसिकली यूज क्या होता है? प्लास्टर में। हाथ वाथ टूटता है तो प्लास्टर लोग कराते हैं, और आजकल घरों में POP डिजाइन बनता है, ठीक है ना, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है मित्रों, अगला है वाटर गैस, भाप अंगार गैस। ध्यान दीजिएगा, वाटर गैस या भाप अंगार गैस, तो यहाँ CO+H2 होता है। और प्रोड्यूसर गैस क्या होता है मित्रों? CO+N2 होता है। तो प्रोड्यूसर है तो नाइट्रोजन जुड़ेगा, और वाटर है तो हाइड्रोजन जुड़ेगा। दोनों में से एक याद कर लीजिए, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो पानी बनाने वाला है, तो इसीलिए वाटर गैस हो जाएगा, और दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? सो नाइट्रोजन जुड़ने पर प्रोड्यूसर गैस। तो CO+H2 है तो वाटर गैस, और CO+N2 है तो प्रोड्यूसर गैस। ठीक है मित्रों, अगला देखते हैं। फ्रक्टोज या ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। ये फलों से प्राप्त होता है। ये शर्करा है। कैसे से? ये क्या है? शर्करा है। ठीक है मित्रों। सुक्रोज C12H22O11, यानी 2 ग्लूकोज कर दीजिए, उसमें से 1 पानी निकाल दीजिए। 2 ग्लूकोज मिला करके 1 पानी निकाल दीजिए तो क्या बन जाएगा? सुक्रोज। और ये किसकी मिठास होती है? चीनी की मिठास होती है। ठीक है मित्रों, अब देखिए कली चूना। आगे देखते हैं मित्रों, कली चूना ये होता है CaO। इसको जब पानी में डालेंगे ना, पानी में डालने पर गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, यानी ये ऊष्मा छेपी है। क्या है? ऊष्मा फेंक रहा है, तो क्या है? ऊष्मा छेपी है। तो ये नहीं खाया जाता है, रंगने उंगने के काम आता है। जो लोग खैनी वैनी खाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। जो लोग खैनी खाते हैं किसका यूज़ करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है मित्रों, अब आगे देखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज नहीं करते, खैनी वाले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। इसे भुजा हुआ चूना कहते हैं। जो चूना हमने डाला पानी में, उसमें छिपी अभिक्रिया खत्म होगी, उसके बाद से क्या है? ए मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, काली चूना CaO और बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, गैलेना PbS, लेड सल्फाइड। जानते हैं मित्रों क्या कहता है? किसका अयस्क है? लेड का अयस्क है। मजे की बात यह है कि सूत्र अगर आपको याद नहीं होगा तो खाली पूछ देगा गैलेना किसका अयस्क है, लेड लिखा रहता है तो कोई बता देगा, PbS लिखा रहेगा तो खाली नाम लिखा रहेगा कि गैलेना किसका अयस्क है, तो लेड का अयस्क है। चलिए मित्रों, सल्फर ये हो गया। अगला है शराब। शराब में देखेंगे मित्रों,
C2H5OH एथिल अल्कोहल होता है। क्या होता है? एथिल अल्कोहल होता है। शराब क्या होती है? एथिल अल्कोहल होती है। ठीक है मित्रों, अब यहाँ ध्यान देना है, जहरीली शराब क्या है? ये मेथिल अल्कोहल है। मेथिल अल्कोहल है, यानी बना रहे थे एथी, बन गया क्या? मेथी, तो ये जहरीला हो गया। हमेशा अनरजिस्टर्ड लोग बनाते रहते हैं, एथिल अल्कोहल बनता जाता है, कभी कभी कांड हो जाता है। एथी का क्या बन जाता है? मेथी, वो जहरीली शराब हो जाती है। जो लोग पीते हैं उन लोग मर जाते हैं। तो शराब का हो जाएगा एथिल अल्कोहल और जहरीली शराब का क्या हो जाएगा? मेथिल अल्कोहल। अब यहाँ एक प्रश्न ध्यान रखिएगा, शराब पर प्रतिबंध लगाना का अधिकार अनुच्छेद 47 देता है, जो कहता है कि मद्यपान निषेध, मादक पदार्थों का निषेध किस अनुच्छेद से? 47 से। गुजरात सबसे पहले लगाया था 1960 में। पहला राज्य कौन सा था? गुजरात 1960 में। अभी बिहार में भी लागू है। ठीक है मित्रों, अगला देखते हैं, अम्लराज या क्वरेजिया। नाइट्रिक अम्ल और 3 HCl दोनों मिला करके सांद्र होना चाहिए। सांद्र मतलब गाढ़ा। तो HNO3 + 3 HCl मिला करके क्या कहा जाता है? अम्लराज। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इतना रिएक्टिव कि कहा जाता है कि 30 सेंटीमीटर की एक लोहे की परत हो, एक बूंद डाल दी जाएगा तो आर पार चली जाएगी। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इतना रिएक्टिव कि ये सोने से क्रिया कर लेता है। सोना बेसिकली किसी से क्रिया नहीं करता, लेकिन इसके साथ क्रिया कर लेता है। अम्लों का राजा किसे कहते हैं मित्रों? तो गंधक का अम्ल होता है सल्फ्यूरिक। H2SO4 है तो सल्फ्यूरिक है। H2SO3 होता तो सल्फ्यूरस हो जाता। क्या हो जाता? सल्फ्यूरस हो जाता। इसी को हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं तेजाब। क्या बोलते हैं हम लोग? तेजाब, H2SO4। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है और सल्फ्यूरस क्या है? H2SO3 है। क्या है? H2SO3 है। एक वर्षा होती है अम्ल वर्षा, यही याद रखिएगा मित्रों, अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा में क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड ये मिल जाते हैं वायु में और अम्ल वर्षा हो जाती है। ये एक प्रकार का वायु प्रदूषण होता है, यानी अम्ल वर्षा में सल्फर और नाइट्रोजन के डाई और ट्राई ऑक्साइड होते हैं। ठीक है मित्रों, अगला है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड होती है। कौन सी ऑक्साइड होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। ये पहले निषेचक के रूप में यूज किया जाता था। ठीक है मित्रों, लाल दवा KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसको पढ़ा जाता है। लाल दवा का नाम सुने ही, हरा कशिश। अब देखेंगे मित्रों आगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4-5 सल्फेट है, उनको ध्यान दीजिएगा, नाम क्या क्या रखा जाता है। हैं तो सभी सल्फेट लेकिन नाम रखे जाते हैं। हरा कशिश तो फेरस सल्फेट यानी आयरन वाला है, कैसे याद रखिएगा? हरा कशिश किसका है? आयरन वाला है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट यानी तांबे वाला है। ग्लोबर साल्ट सोडियम सल्फेट यानी सोडियम वाला है। एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट यानी मैग्नीशियम वाला है। तो ऐसे याद रखेंगे, हरा कशिश है आयरन का, नीला होता है तांबे का, ग्लोबर साल्ट है सोडियम का और एप्सम साल्ट है मैग्नीशियम का। पानी ध्यान रखते हैं, हालांकि पानी इतना क्लोज ऑप्शन आपके वहाँ नहीं आता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे। हरा कशिश में 7 है, नीला थोथा में 5 है। पानी कितना है? ग्लोबर साल्ट में 10 है और एप्सम में 7 है। नाम इनके सबके अलग अलग है। हरा कशिश आयरन का, नीला थोथा तांबे का, ग्लोबर साल्ट सोडियम का, एप्सम साल्ट मैग्नीशियम का। ठीक है मित्रों, और टेबल साल्ट तो बड़ा कॉमन सा है, या रॉक साल्ट जिसको हम नमक कहते हैं, साधारण नमक NaCl। जो सागरीय जल होता है ना, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में ही लवण पाया जाता है। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में लवण, सर्वाधिक मात्रा में लवण कौन सा होता है मित्रों? NaCl। अगला देखते हैं मित्रों, फिटकरी, इसको हम लोग अंग्रेजी में एलम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलम। ये पोटास एलम का सूत्र लिखा हुआ है, K2SO4 छूट गया है, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस और 24 पानी 24 वाटर। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट और 24 वाटर है, तो ऐसे बोलेंगे हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है मित्रों, आगे है। कुछ समझ में ना आए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यूरिया, इसका रासायनिक नाम होता है कार्बेमाइड। सूत्र है NH2CO NH2
इसका संश्लेषण किसने किया था, यानी बनाया किसने था यूरिया को सबसे पहले लैब में, वोलर ने। यूरिया के बारे में ध्यान रखिएगा, यूरिया के बनने से पहले ये माना जाता था, बर्जीलियस ने एक सिद्धांत दिया था, जैव शक्ति सिद्धांत। उसने कहा था कि कार्बनिक पदार्थ कृत्रिम रूप से नहीं बनाए जा सकते, लेकिन वोलर ने क्या बनाया, यूरिया, और ये प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ था। यूरिया क्या था, प्रयोगशाला में निर्मित पहला कार्बनिक पदार्थ। ठीक है मित्रों, NH2CO NH2, इसमें नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है, 46.66%, 46.66%। ये आदर्श की स्थिति है। किसने संश्लेषण किया इसका, वोलर ने। किसने किया मित्रों, वोलर ने। अब तो मार्केट में नैनो यूरिया आ गया है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है नैनो यूरिया, लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में मित्रों, लिक्विड फॉर्म में होता है। अगला देखते हैं, मलहम या चेहरे की क्रीम में क्या होता है, जिंक ऑक्साइड होता है। यहीं पे अगर कोई कहे ब्यूटी क्रीम में कौन सा विटामिन होता है, तो ध्यान रखिएगा कि जो भी ब्यूटी क्रीम है उसमें विटामिन ई पाया जाता है। आजकल जाइए तो बार्बर की शॉप पे तो विटामिन ई का कैप्सूल वो लोग आपके मुंह पे रगड़ देते हैं। ठीक है ना मित्रों। अगला है, कोल्ड ड्रिंक बनाने का फार्मूला क्या है, कार्बोनेशन। कुछ नहीं होता है, इस फार्मूले का कोई पेटेंट नहीं है। क्या करते हैं, सीधे सीधे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर के साथ भरी जाती है और उसमें कुछ मिठास मिला देते हैं, कोल्ड ड्रिंक तैयार हो जाती है। देखते नहीं है, छोटी छोटी दुकानदार सोडा बनाने की मशीनें रखे होते हैं। फोटोग्राफी में स्थिरीकरण या फिक्सेशन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट का, जिसे हाइपो कहा जाता है। सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो का प्रयोग करते हैं। सागरी जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण मिलता है, तो सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग साधारण भाषा में नमक कहते हैं। इसीलिए तो देखिएगा सबसे अधिक नमक कहाँ से पैदा किया जाता है, सागरों से। खासकर भारत में कहाँ पर, गुजरात में। गुजरात में। ठीक है मित्रों, किस विधि से, आसवन विधि से। नमक किस विधि से तैयार किया जाता है, आसवन विधि से। गैसोलीन देखिए मित्रों, गैसोलीन ये पेट्रोल का व्यापारिक नाम है। किसका व्यापारिक नाम है, पेट्रोल का। और पेट्रोल कैसे प्राप्त किया जाता है, तो पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से। किससे प्राप्त किया जाता है, पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से। पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से पेट्रोल का व्यापारिक नाम है, जबकि गैसोहॉल क्या होता है, पेट्रोल और एल्कोहल के मिश्रण को कहा जाता है। ठीक है। कृत्रिम वर्षा, सिल्वर आयोडाइड और ठोस CO2 यूज किया जाता है। ट्यूबलाइट जो है इसमें मरकरी की वाष्प और आर्गन गैस होती है, और मरकरी वाष्प क्या होती है, हानिकारक होती है, और यही CFL में भी मिलाया जाता है। ध्यान रखेंगे, CFL में भी यही मिला रहता है। मोनाजाइट किसका अयस्क है, थोरियम का। ये कहाँ पाया जाता है, मालाबार तट, केरल। कहाँ पे, मालाबार तट, केरल। पिंच ब्लेंडी येलो केक यूरेनियम का अयस्क है। यूरेनियम भारत में कहाँ पाया जाता है, तो सिंहभूम जिला है झारखंड में। कहाँ पे, सिंहभूम जिला है कहाँ पे, झारखंड में। वहाँ पे खान है, कौन सी खान है, जादूगुड़ा की खान। कौन सी खान, जादूगुड़ा की खान। इसमें यूरेनियम पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, थोरियम का अयस्क मोनाजाइट कहाँ, मालाबार तट में, और यूरेनियम कहाँ, जादूगुड़ा की खान में। विद्युत हीटर का फिलामेंट किसका बना होता है, नाइक्रोम का। इसका गलनांक क्या होगा मित्रों, उच्च होगा। गलनांक क्या होगा, उच्च होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रिज और AC में प्रशीतक क्या होते हैं, फ्रीऑन होते हैं। ठीक है ना, ये जानते हैं ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है। किस परत को क्षति पहुंचाता है, ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है। ठीक है मित्रों। कोल्ड स्टोरेज जो होता है ना, जहाँ सब्जियाँ वगैरह स्टोर किया जाता है बड़े स्तर पे, वहाँ अमोनिया प्रशीतक के रूप में यूज होता है। लाभदायक और हानिकारक दोनों है। कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। लाभ इसका क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, और हानि क्या है, तो सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, पृथ्वी का तापमान बढ़ाने के लिए, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है मित्रों। मिनीमाटा रोग, यह पारे की अधिकता से होता है। सबसे पहले जापान में मिनीमाटा द्वीप पर हुआ था, 1953 में शुरुआत हुई थी इसकी, इसीलिए इस रोग को नाम दे दिया गया मिनीमाटा रोग। मिनीमाटा संधि 2014 में हुई, पारे का प्रयोग रोकने से संबंधित है। भारत भी इसका सदस्य है। अम्ल वर्षा या एसिड रेन मित्रों, सल्फर और नाइट्रोजन के डाई और ट्राई ऑक्साइड की वजह से होता है। यह वायु प्रदूषण है। किस प्रकार का प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है। अम्ल वर्षा सूचना केंद्र खुला हुआ है कहाँ पे, ओस्लो में।
कहाँ पे? ओस्लो में। ओस्लो कहाँ है? नॉर्वे। यहाँ पे क्या है? अम्ल वर्षा सूचना केंद्र। अम्ल वर्षा सूचना केंद्र। ध्यान रखेंगे, अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है वो पानी से कम होता है। इसका पीएच जो होता है पानी के पीएच से कम होता है, ठीक है ना। जितना पीएच मान कम होता जाएगा अम्लीयता उतनी ही बढ़ती जाएगी। और यह वायु प्रदूषण है। अम्ल वर्षा कौन सा प्रदूषण है? वायु प्रदूषण के कारण होता है, ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं, हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनको एल्केन कहा जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये एल्कीन या एल्काइन होते हैं। एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में। तो जानते हैं सिंगल बॉन्ड है तो ज़्यादा स्थायी होगा, यानी कम क्रियाशील होगा। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो कम स्थायी है तो ज़्यादा क्रियाशील होगा, ठीक है मित्रों। अब देखते हैं, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ये संतृप्त होते हैं, एकल बंध से जुड़े होते हैं। कार्बन एक कम क्रियाशील होते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है ना। इसी तरह से एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। ये असंतृप्त होते हैं, दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। ये अधिक क्रियाशील होते हैं, जैसे एथिलीन। जैसे क्या? एथिलीन। एल्काइन क्या है? CnH2n-2। ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इनमें दोनों कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये भी अधिक क्रियाशील होते हैं, जैसे एसिटिलीन। तो मित्रों यहाँ जो N लिखा हुआ है क्या है? परमाणुओं की संख्या। क्या है N? परमाणुओं की संख्या, ठीक है ना। तो एल्केन जो होता है संतृप्त होता है, ये दोनों असंतृप्त होते हैं, ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। इससे क्या होता है? ओजोन परत को क्षति पहुंचती है। ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है और समताप मंडल में स्थित होती है, उसको नुकसान पहुंचाता है कौन? CFC गैस। कौन सी गैस? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं, खाद्य पदार्थों का संरक्षण सोडियम बेंजोएट में किया जाता है। कहीं कहीं बेंजोइक एसिड भी लिखा रहता है, बेंजोइक अम्ल भी लिखा रहता है, लेकिन मूल रूप से आप ध्यान रखेंगे सोडियम बेंजोएट में संरक्षण किया जाता है। पहले विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में कौन सी गैस यूज की गई थी? मस्टर्ड गैस। और दूसरे विश्व युद्ध में ल्यूसाइड का यूज किया गया था रासायनिक हथियार के रूप में, ठीक है मित्रों। लेड बैटरी में जो तेजाब होता है वो कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नायलॉन जो है ये पहला संश्लेषित धागा था या रेशा था। ये हमने जो बनाया था ये पहला क्या है? संश्लेषित धागा है। कौन सा? नायलॉन। सामान्य भाषा में कहिए तो पहला बहुलक, पहला बहुलक, ठीक है मित्रों। आगे क्या है? पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। किस रूप में मित्रों? नाइट्रेट के रूप में। यही ध्यान रखिएगा, पौधों में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन से पौधे? लेग्यूमिनी या दलहनी पौधे यूज किए जाते हैं। लेग्यूमिनी या दलहनी पौधे यूज किए जाते हैं। फिर अगला है, किसी तत्व में अगर ऐसे लिखा हुआ है कि AXB तो ये परमाणु क्रमांक है और B क्या है? परमाणु भार है। देखिए परमाणु भार है ऊपर वाला, नीचे वाला परमाणु क्रमांक है। परमाणु भार प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है, जबकि परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या होती है। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा करके निकालेंगे। अगर कोई तत्व रेडियो एक्टिव है या नहीं है इसकी जांच कैसे करते हैं? उसमें न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात, अगर न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से 1.3 गुना से ज़्यादा है तो ये तत्व क्या होगा? रेडियो एक्टिव होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, यही मानक है। लेड यानी 82 से ऊपर के सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। लेड यानी 82 के ऊपर के सभी तत्व क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी मित्रों वो परमाणु भार पर आधारित थी। वर्तमान में वो क्या है? अमान्य है। और आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है, जो मोजेले ने बनाई थी। किसने बनाई थी? मोजेले ने। तो मेंडलीव वाली आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित थी, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित है मित्रों? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। चलिए आगे देखते हैं।
थकान महसूस होना, थकान कब महसूस होती है? जब मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। इसीलिए हम कुछ देर आराम कर लेते हैं तो थकान हमारे शरीर से क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। तो लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है तो क्या हो जाता है? थकान महसूस होता है। मानव शरीर में पथरी, मुर्गा वाला पथरी ना बूझिएगा, कौन सा? मानव शरीर की पथरी, एक कैल्शियम ऑक्जेलेट होती है। इसीलिए देखिएगा पथरी होने पर ऐसी चीज़ें खाने के लिए मना कर दिया जाता है जिनमें ऑक्जेलिक एसिड होता है, जैसे टमाटर है, पालक है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्जेलेट तेज़ी से बनेगा, पथरी तेज़ी से बढ़ेगी। ठीक है मित्रों, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है पथरी। ठीक है ना। एक्सरे से पूर्व रोगी को क्या पिलाया जाता था? बेरियम सल्फेट, सुरक्षा के लिए, हालांकि आजकल के समय यूज नहीं होता है। रंग उड़ाना, ये ब्लीचिंग पाउडर का काम है। इसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ एक क्लोरीन -1 में होता है और एक क्लोरीन +1 में होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक का ऑक्सीकरण -1 और दूसरे का +1। ठीक है मित्रों। नॉन स्टिक बर्तन किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन के। आजकल नहीं देख रहे हैं काले वाले बर्तन आते हैं, उसमें कौन सी किस पदार्थ की कोटिंग होती है? टेफ्लॉन की। ये टेफ्लॉन है क्या? बेसिकली ये प्लास्टिक है जो तापमान को सह लेता है, ताप सह प्लास्टिक होता है। ठीक है मित्रों। अगला है प्लास्टिक पाइपें। सलमान खान प्रचार करते हैं PVC पाइप, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये विनाइल क्लोराइड का बहुलक होता है। ठीक है ना। अगला देखते हैं मित्रों, पॉलीथीन। पॉलीथीन जो है ये एथिलीन का बहुलक है, बड़ा ही कॉमन है। ठीक है ना। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध है, ध्यान रखिएगा, सभी प्लास्टिक पर प्रतिबंध नहीं है हमारे देश में। किस प्लास्टिक पर प्रतिबंध है? तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध है। पहले ये था कि 50 माइक्रोन तक की प्लास्टिक पर प्रतिबंधित थी, अभी जुलाई 2022 से कर दिया गया है कि 100 माइक्रोन तक की प्लास्टिक क्या होगी? प्रतिबंधित रहेगी। कितने माइक्रोन तक की? 100 माइक्रोन तक की प्लास्टिक क्या रहेगी? प्रतिबंधित रहेगी। अब 100 माइक्रोन से ऊपर की प्लास्टिक अभी मार्केट में मिलेगी, लेकिन 100 माइक्रोन तक प्रतिबंधित रहेगी। प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला, पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। पहला राज्य कौन सा है मित्रों? हिमाचल प्रदेश है। RDX, ध्यान से सुनिएगा, RDX इसके 4 नाम है, या प्लास्टिक विस्फोटक, या साइक्लोनाइट, या T4। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम। आतंकवादी सबसे अधिक किसी विस्फोटक का प्रयोग इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा, इसलिए कि ये मेटल डिटेक्टर के टेस्ट में पकड़ में नहीं आता, इसीलिए क्या नाम दिया गया है? प्लास्टिक विस्फोटक, RDX। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, RDX का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। हो गया मित्रों। मतदाताओं की उंगली पर स्याही सिल्वर नाइट्रेट की होती है। मतदाताओं की उंगली पर स्याही किसकी होती है? सिल्वर नाइट्रेट की होती है। पुराने ऑयल पेंटिंग को चमकाना किसे करते हैं मित्रों? हाइड्रोजन पेरोक्साइड से करते हैं। किसी जमाने में हम लोग इसी से कान साफ करते थे, पता चला कान एक पर्दा गायब हो गया, धीरे धीरे वो हो गया। नहीं तो पहले ऐसे कान वन साफ करने वाले लेके घूमते रहते हैं। इसे नेल पेंट भी हटाया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है मित्रों। अगला है भोपाल गैस त्रासदी, नाम सुने होंगे, ये 1984 में हुई थी, 2 दिसंबर की रात में हुआ था। मेथिल आइसोसाइनेट एक गैस थी, उसी के रिसाव से यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री थी, वहाँ से मेथिल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ और कई हजार लोग मारे गए। इसका मालिक एंडरसन था, भारत से भाग हो गया था। तमाम कहानियाँ हैं, लेकिन ये है कि मेथिल आइसोसाइनेट, इसको कहीं कहीं लोग कह देते हैं मिक गैस। किस गैस के रिसाव से हुआ था? मिक गैस के रिसाव से। फलों को पकाने में एथिलीन हार्मोन होता है, तो एथिलीन का यूज किया जाता है। ठीक है मित्रों। फिर है वेल्डिंग में, जो वेल्डिंग नहीं की जाती है, इसमें एसिटिलीन का यूज करते हैं। किसका? एसिटिलीन का। ऑक्सीजन सिलेंडर जो होते हैं, अब ये ऑक्सीजन सिलेंडर कौन से, चाहे वो गोताखोर यूज करे या मरीज के लिए लगाया जाए, कोरोना में आपने देखा था, इसमें ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है, ध्यान रखिएगा। प्योर ऑक्सीजन नहीं दी जाती, क्या होता है? ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। ठीक है ना। और एक मशीन आती है जो वायुमंडल से ऑक्सीजन खींचती है, वायुमंडल से ऑक्सीजन बनाती है, वायुमंडल से ऑक्सीजन बनाती है, वो भी कोरोना में खूब चली थी। उसका नाम होता है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। क्या नाम होता है मित्रों? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। हालांकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बनाती, ठीक ना, सिलेंडर इतना तेज़ी से नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये ऑक्सीजन क्रिएट करती है। क्या नाम है इसका? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर।
ठीक है मित्रों। तो ऑक्सीजन सिलेंडर चाहे गोताखोर यूज करे चाहे पेशेंट के लिए यूज हो, खासकर दमा के मरीज, अस्थमा जिसको कहते हैं, दमा के मरीजों के लिए होता है, तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण यूज किया जाता है। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं मूर्खों का सोना। ठीक है ना, झूठा है या झूठा सोना किसे कहते हैं? आयरन पायराइट को कहते हैं, कॉपर पायराइट कहिए चाहे आयरन पायराइट कहिए। तो ये पायराइट होता है, ये चमकता है, ठीक है ना, इसको मूर्खों का सोना कहते हैं। एक्चुअल में सोना नहीं होता, ठीक है ना मित्रों। सिरका एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है मित्रों। अचार का संरक्षण किया जाता है, तमाम खाने में यूज होता है। चींटी, बिच्छू या बर्रा अगर काटेगा तो कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। मूर्ति या हड्डी जोड़ना, मूर्ति बनाते हैं या हड्डी जोड़ते हैं तो किसका यूज करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीछे हम सूत्र की चर्चा कर चुके हैं, फिर भी एक बार ध्यान दे दीजिए। कैल्शियम सल्फेट CSO4 × ½ H2O। जब जिप्सम में से पानी निकाल देते हो तो क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा की झाग किसकी होती है? जो बुलबुला बनता है किसका होता है? CO2। ये बड़ा भ्रामक है। जैसे आप नहीं देखते हैं, लोग कहते हैं गैस बनी थी, कोल्ड ड्रिंक पी लिए, गैस निकल गई। तो रियलिटी ये होती है कि वो सारा गैस क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक से अंदर जाता है और बाहर निकल आता है, ठीक है ना। कांच पर लिखना, मेलावलम खूब लिखाता है हाइड्रोजन फ्लोराइड से। किससे? हाइड्रोजन फ्लोराइड से लिखते हैं। चूहे मारने की दवा जिंक फास्फाइड होती है। चूहे मारने की दवा क्या होती है मित्रों? जिंक फास्फाइड। माचिस उद्योग में, सेफ्टी माचिस में किसका यूज करते हैं? लाल फास्फोरस का। सफ़ेद या पीला फास्फोरस यूज नहीं किया जाता क्योंकि वो जहरीला होता है और उसका ज्वलन तापमान बहुत ही कम होता है, 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है मित्रों, थोड़ी सी भी गर्मी पड़ेगी आग लग जाएगी। अगला है, जिनको नहीं समझ में कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। कौन सी प्रक्रिया होती है? हाइड्रोजनीकरण। कौन सी प्रक्रिया होती है मित्रों? हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, अब देखते हैं अतिशीतित द्रव या अनिलीकरण किसका होता है? शीशे का या कांच का। ये सिलिकेट होते हैं। कांच क्या होते हैं मित्रों? सिलिकेट होते हैं। अनिलीकरण क्या होता है? जैसे धीरे धीरे किसी वस्तु को लंबे समय तक धीमे धीमे ठंडा करना, इसको कहा जाता है एनिलिंग या अनिलीकरण। बेहोशी की दवा क्लोरोफॉर्म CaCl3 क्लोरोफॉर्म में निश्चेतक है, ठीक है ना। ऊर्ध्वपातन का गुण नौसादर में पाया जाता है, कपूर में, नेफ्थलीन में, ठीक है ना। ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। ऊर्ध्वपातन में होता क्या है? ठोस से सीधे गैस या गैस से सीधे ठोस, बीच वाली अवस्था नहीं आती। इसी को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। LPG में दुर्गंध युक्त पदार्थ क्या होता है? एथिल मरकेप्टन होता है। कि इससे क्या पता चले? लीकेज का पता चले। किसका पता चले मित्रों? लीकेज का पता चले, क्योंकि इसका ईंधन जो होता है ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन के साथ साथ थोड़ा सा प्रोपेन भी मिलेगा, लेकिन बेसिकली सबसे मेन इसमें कौन सा होता है? ब्यूटेन। वो भी कौन सा ब्यूटेन? आइसोब्यूटेन। कौन सा ब्यूटेन? आइसोब्यूटेन होता है और यह गंध रहित होता है। तो लीकेज का पता कैसे चलेगा? पूरे मोहल्ले में आग लग जाएगी जब पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए दुर्गंध वाला मटेरियल मिलाते हैं, एथिल मरकेप्टन। यहाँ देखिएगा कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है LPG का पूरा नाम क्या होगा? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं होगा मित्रों, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड नहीं होगा, क्या होगा? लिक्विफाइड होगा। ठीक है मित्रों, अगला देखते हैं। पेट्रोल में अपस्फोटन रोधी यानी एंटी नॉकिंग पदार्थ के रूप में क्या मिलाते हैं? टेट्रा एथिल लेड। इसीलिए देखिएगा कई जगह लिखा रहता है शीशा रहित पेट्रोल। पंप पे लिखा रहता है क्या मित्रों? शीशा रहित पेट्रोल। अगला है इंजन का आयल, इंजन ऑयल में हीमन रोधी यानी एंटी फ्रीज के रूप में क्या मिलाते हैं? एथिल ग्लाइकॉल। एथिल ग्लाइकॉल, जिससे कि आयल जमे ना, स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे वहाँ तो नहीं पता चलता है, देखते हैं ठंडियों में डीजल गाड़ियाँ स्टार्ट ही नहीं होती हैं। सोचिए अंटार्कटिक में गाड़ियाँ कैसे स्टार्ट होंगी या टुंड्रा प्रदेशों में गाड़ियाँ कैसे स्टार्ट होंगी? इसके लिए क्या होता है? एथिल ग्लाइकॉल जैसी चीज़ें होती है। दलदली स्थानों पर कौन सी गैस? मीथेन गैस। और इसीलिए इसको क्या नाम दिया जाता है मीथेन को? मार्स गैस। क्या बोलते हैं? मार्स गैस। हैबर विधि द्वारा किसका निर्माण होता है? अमोनिया का। ये बहुत ही दुर्गंध वाली गैस होती है, हानिकारक होती है।
एब्सोल्यूट अल्कोहल किसे कहते हैं? जिसमें 100% अल्कोहल होता है, ठीक है ना। वैसे हम जो बियर हमारे मार्केट में मिलता है वो 3% से 5% तक अल्कोहल होता है, और विस्की वगैरह में 50% तक अल्कोहल होता है। एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है? मेडिसिनल यूज है, 100% तक अल्कोहल इसमें होता है। सर्वप्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे वायुमंडल में केवल इतनी ही पाई जाती है, लेकिन इतनी ही खतरनाक है, 0.03%। ठीक है मित्रों, अगला है स्ट्रीट लाइटों में सोडियम लैंप का यूज होता है। जो पीली स्ट्रीट लाइटें होती हैं उनमें कौन सा लैंप होता है? सोडियम लैंप होता है। सौर ऊर्जा में कौन सा इस्तेमाल करते हैं? सिलिकॉन। प्रोटीन की पहचान के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? तो नाइट्रोजन। कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? नाइट्रोजन। सभी प्रोटीन जो होते हैं जटिल नाइट्रोजन के जटिल यौगिक होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्लोरीमीटर का निर्माण किससे होता है? तांबे से। कांच का निर्माण सिलिकॉन से, सिलिका जिसको आप बोलते हैं, सिलिका, सिलिकेट या बालू जो भी कह सकते हैं। मृदा गैस कौन सी है? जेनॉन। हीरा क्या है साहब? कांच की कटाई करते हैं हीरे से। देखिएगा जो ब्लेड होता है कांच की कटाई में वो किसका होता है? हीरे का होता है। हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक निकेल, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। पटाखे का रंग देखिए, लाल रंग हो तो स्ट्रांसियम होगा, हरा रंग हो तो बेरियम होगा, और पीला रंग हो तो सोडियम होगा। लाल है स्ट्रांसियम, हरा है बेरियम, और पीला है तो सोडियम। अनिलीकरण किसका होता है? कांच का, बताए ही है। गैल्वनीकरण, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना, किसके लिए मित्रों? जंग लगने से बचाने के लिए। इसको गैल्वनीकरण कहा जाता है। यसद लेपन हिंदी में कहते हैं, बड़ा खतरनाक शब्द है। कौन सा? यसद लेपन। ठीक है मित्रों। वल्कनीकरण, रबड़ में सल्फर मिला दिया जाता है जिससे कि मजबूती हो जाए, इसको वल्कनीकरण कहते हैं। यानी रबड़ टायर जो होते हैं उसकी मजबूती के लिए उसमें क्या मिला देते हैं? सल्फर मिला देते हैं। इससे क्या होता है? मजबूती हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वल्कनीकरण। तो देखिए अनिलीकरण, गैल्वनीकरण और वल्कनीकरण। ठीक है ना मित्रों। पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य हिमाचल। पहले 50 माइक्रोन तक था, अब कितने माइक्रोन हो गया मित्रों? 100 माइक्रोन तक हो गया। ठीक है ना। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। पोटेशियम साइनाइड KCN जहर होता है, सबसे खतरनाक जहर माना जाता है। क्या होता है? पोटेशियम साइनाइड जहर होता है। ठीक है मित्रों, KCN ये जहर है। धूपी चश्मा, चश्मा लगाते हैं ना, धूप वाला, कलर चेंज कर देता है, धूपी चश्मा। तो धूपी चश्मा में क्या होता है मित्रों? सिल्वर ब्रोमाइड होता है। एक किस तरह का कांच बोला जाता है? इसको फोटोक्रोमिक कांच कहा जाता है। कौन सा कांच कहा जाता है? फोटोक्रोमिक कांच। आजकल 3D फिल्में आती हैं, चश्मा लगा लीजिए बच्चों वाला और देखिए तो मसल्स बाहर दिखाई देते हैं, 3D स्ट्रक्चर दिखाई देती है। वो कैसा ग्लास होता है? पोलराइड कांच होता है। कैसा कांच होता है? पोलराइड कांच होता है। साबुनीकरण क्या है मित्रों? तेल या वसा में क्या मिला देना? सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको कास्टिक पोटास कहते हैं, सॉरी कास्टिक सोडा कहते हैं, और ये क्या है? कास्टिक पोटास है। ठीक है ना। इन दोनों को मिला सकते हैं, ये तेल हो सकता है, वसा हो सकता है। यानी सोडियम या पोटेशियम मिलाएंगे किसके साथ? वसा या तेल के साथ, तो क्या बन जाएगा? साबुन बन जाएगा। ठीक है ना। अब अगला देखते हैं मित्रों। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक एसिड। सेब में कौन सा अम्ल है? मैलिक एसिड। फिर देखिए मित्रों, सोडा वाटर में कौन सा होता है? कार्बोनिक एसिड। यूरिक अम्ल हमारे शरीर में कहाँ? मूत्र में यूरिक एसिड निकलता है। कभी कभी यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो शरीर में जहाँ जहाँ ज्वाइंट होता है वहाँ पे पेन होता है। ठीक है मित्रों। अल्कोहल, अभी देखिए क्रियात्मक समूह क्या होता है, मतलब फार्मूले में जो दिखेगा। अल्कोहल का OH होता है, एल्डिहाइड का CHO होता है। ऐसे याद करेंगे, OH है इसका, अल्कोहल का CHO है, एल्डिहाइड का डबल बॉन्ड के साथ CO है, कीटोन का। तो CO है किसका है? कीटोन का है। एमीन का है तो NH2 है, और ईथल का है तो O है, और कार्बोक्सिल है तो COOH है। कार्बोक्सिल है तो COOH है। ए आ सकता है कैसे? अल्कोहल है OH, एल्डिहाइड है CHO, कीटोन है CO, एमीन है NH2, ईथर है O, कार्बोक्सिल है तो COOH। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। अर्जेंटीना किसका है? इसका सिल्वर का है। इसका शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज होता है, C6H12O6। ठीक है मित्रों, क्योंकि शहद किससे मिलता है? फलों से, मतलब
उनके पुष्प से मिलता है तो फलों से मिलता है, तो फ्रक्टोज होगा उसमें। सर्वाधिक हानिकारक और कार्बनिक प्रदूषण कौन सा है? आर्सेनिक है। ये सबसे अधिक हमारे वहाँ पश्चिम बंगाल के जल में पाया जाता है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में, ईस्ट यूपी में, पूर्वांचल में, इसे सांखिया प्रदूषण कहते हैं। कौन सा प्रदूषण मित्रों? सांखिया प्रदूषण, ठीक है ना। ये हमारे शरीर में 400 साल तक बना रहता है। इससे हड्डियों संबंधित यानी अस्थि रोग हो जाते हैं, ठीक है ना। एंजाइम, ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है। सोना पारे में डूब जाता है, इसका मतलब क्या है? कौन भारी है? तो सोना भारी है किससे? पारे से। सोना पारे में डूब जाता है, ठीक है मित्रों। समुद्री घास, इससे आयोडीन प्राप्त होता है। कौन सी घास होती है? लैमिनेरिया कुल की शैवाल। ध्यान रखिएगा, किस शैवाल से? लैमिनेरिया कुल की शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। होम सिग्नल जहाज़ों पे दिया जाता है। किस पे दिया जाता है? पानी के जहाज़ पर। जब ये फंसे होते हैं तो बचने के लिए SOS है, सेवा और शुल्क। SOS समझते हैं ना? आपत्ति की स्थिति में, किसी आपदा की स्थिति में होम सिग्नल दिया जाता है। इसमें क्या यूज करते हैं? फास्फिन। क्या यूज करते हैं? फास्फिन। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। पिक्रिक अम्ल विस्फोटक है, सबको पता है। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% विलयन फॉर्मेलिन के नाम से मार्केट में उपलब्ध होता है। कपूर का शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन से करते हैं, आपको पता है। कपूर उड़ जाएगा, बाकी जो बचेगा वो बेकार की चीज़ है। ठोस से सीधे कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। पेट्रोलियम से पेट्रोल प्राप्त करना कौन सा ऐसा? प्रभाजी आसवन विधि है। इसी से पेट्रोल भी मिलता है, इसी से डीजल भी मिलता है, इसी से केरोसिन भी मिलता है। प्रभाजी आसवन विधि। यहाँ तक कि असफाल्ट जो होता है, जिसको हम लोग अलकतरा कहते हैं, वो भी किससे प्राप्त होता है? इसी से। असफाल्ट से हम क्या करते हैं? सड़क बनाते हैं। क्या करते हैं? सड़क बनाते हैं, ठीक है मित्रों। पैराफिन किससे प्राप्त होता है? देखिए अभी ये भी पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। पैराफिन किससे प्राप्त होता है? पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। खदानों में विस्फोट कैसे होता है? हवा तो रहती है, मीथेन गैस उत्सर्जित होती रहती है, वो आग पकड़ लेती है, तो खदानों में विस्फोट हो जाता है, ठीक है मित्रों। इसीलिए सेफ्टी लैम्प का यूज किया जाता है। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। वो फिल्म देखे हैं द डिस्को वाला? उसमें शाहरुख खान लगा करके डांस करते हुए सेफ्टी लैम्प है। सिंदूर मर्क्यूरस सल्फाइड है। मर्क्यूरस सल्फाइड। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। भारी जल D2O है। ये नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है साहब? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक और शीतलक के रूप में यूज होता है। मंदक और शीतलक के रूप में यूज होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किस में यूज होता है साहब? कृत्रिम बादल बनाने में। किस में? कृत्रिम बादल बनाने में। नौसादर आप जानते हैं, इसमें ऊर्ध्वपातन का गुण होता है। कौन सा गुण? ऊर्ध्वपातन, यानी ठोस से सीधे गैस और गैस से सीधे ठोस। सीने बार HGS से पारे का अयस्क है। ध्यान रखना है, किसका अयस्क है मित्रों? पारे का अयस्क है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। सूत्र देखिए Al2O3 × 2H2O। तो जब पूछेगा परीक्षा में तो ये थोड़े देगा, सूत्र थोड़े देगा। पूछेगा बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। हेमेटाइट लोहे का Fe2O3। मैग्नेटाइट F3O4, ये भी किसका अयस्क है? लोहे का। ये सब सूत्र याद रखने हैं। बोरेक्स या सुहागा Na2B4O7 × 10H2O। हॉर्न सिल्वर AgCl, ठीक है ना। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट। गैमेक्सिन C6H6Cl6, 3 छक्के, ठीक ना। इसको पढ़ी लिखी भाषा में कहते हैं बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। क्या कहते हैं मित्रों? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। मोहर लवण FeSO4 × NH4 का होल ट्वाइस × SO4 × 6H2O। ये हम लोग कंपटीशन उसमें पढ़े हैं, इंटर लेवल की केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। मोहर लवण। फेरस अमोनियम सल्फेट, क्या बोलते हैं? फेरस अमोनियम सल्फेट। चलिए साहब, फिनाल क्या है? ये कीटनाशक है। C6H5OH एरोमेटिक कंपाउंड है। ये क्या है साहब? कीटनाशक है। क्या है? कीटनाशक है। DDT डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन कीटनाशक है। इसका आविष्कार किसने किया था? पाल मूलर ने। किसने किया था? पाल मूलर ने। फफोलेदार कॉपर या ब्लिस्टर कॉपर, यह अशुद्ध कॉपर होता है। क्या होता है मित्रों? अशुद्ध कॉपर होता है, ठीक है ना। पिटवा लोहा, लोहे में सबसे शुद्ध कौन होता है? पिटवा लोहा होता है, ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं, वाहनों के धुएं से निकलने वाली सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? तो देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस है साहब? कार्बन मोनोऑक्साइड। टार्टरिक अम्ल में कौन सा
टार्टरिक अम्ल किस मतलब चीज में पाया जाता है? तो इमली में। मोम किससे बनता है? पैराफिन से। उच्च हाइड्रोकार्बनिक किससे प्राप्त होता है? पैराफिन। तो अभी आपको बताएं पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से। किससे प्राप्त होता है? पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से। ठीक है मित्रों, विस्फोटक पदार्थ देखिए, आरडीएक्स विस्फोटक है, टीएनजी है, टीएनटी है, डायनामाइट है, टीएनपी है। डायनामाइट किसने बनाया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है मित्रों, आंसू गैस, टीयर गैस क्या होता है? अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉल या एक्रोलीन होता है। ठीक है ना, इससे आंखों में जलन होती है, इसको टीयर गैस कहा जाता है। जब दंगा उंगा कहीं होता है तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सेना क्या करती है या पुलिस क्या करती है? टीयर गैस के गोले छोड़ती है। मिश्र धातुएं, पीतल तांबे की मिश्र धातु है और जिंक की। तांबा 75, जिंक 25। घंटा धातु या बेल मेटल, कापर 75 और टिन। एसएन क्या होता है मित्रों? टिन होता है। एसएन क्या होता है? टिन। ए 25%। ध्यान रखेंगे सबसे अधिक मिश्र धातुएं किसकी बनती हैं? कॉपर की। रोल्ड गोल्ड, नहीं नकली वाला जेवर महिलाएं पहनती हैं, इसमें कॉपर और एल्युमिनियम होता है। कांसा सुने होंगे कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो उसमें कॉपर और टिन। जर्मन सिल्वर एक कॉपर की मिश्र धातु है, इसमें सिल्वर नहीं होता। ध्यान रखिएगा दो चीजें, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता और लेड पेंसिल में लेड नहीं होता, ध्यान रखना है। ठीक है मित्रों, अगला है कास्टिक सोडा या NaOH, कास्टिक पोटास KOH। ठीक है मित्रों, लूनार कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट, ये तीनों एक साथ याद रखिएगा। कास्टिक सोडा या NaOH, कास्टिक पोटास KOH और लूनार कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट। अब देखिए मित्रों आगे, वैसलीन ये पेट्रोलियम जेली है, खूब लगाते हैं लोग, इसी नाम से मिलती भी है। हिंदुस्तान वाले बनाते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर वाले। वैसलीन पेट्रोलियम जेली है। जैम क्या होता है मित्रों? पके फलों का गूदा होता है, जबकि जेली किससे बनती है? कच्चे फलों से। यही अंतर है जैम और जेली में। जैम पके फलों का गूदा और जेली कच्चे फलों से बनती है। ठीक है मित्रों, बेसिमर कन्वर्टर में क्या बनाते हैं? लोहा से स्टील बनाते हैं। ध्यान रखेंगे, स्टील बनाने में प्रयोग होता है क्या? बेसिमर कन्वर्टर। ब्लू आइस बड़ा फेमस हो रहा है आजकल, ब्लू आइस पे ध्यान दीजिएगा। ये शुद्ध बर्फ है, ग्रीनलैंड क्षेत्र में पाई जाती है। इसका प्रयोग विस्की बनाने में कहते हैं कि सबसे बढ़िया वाली विस्की में इसी का मजा है। कौन सा? ब्लू आइस। नीले रंग की नहीं होगी, बर्फ है, शुद्ध बर्फ है, इसको नाम दिया गया है क्या? ब्लू आइस। ऑक्टेन संख्या क्या होती है साहब? ईंधन की गुणवत्ता बताती है। जितना ऑक्टेन नंबर होगा ईंधन उतना ही अच्छी क्वालिटी का माना जाएगा। जितनी ही ऑक्टेन वैल्यू होगी ईंधन उतनी ही अच्छी क्वालिटी का माना जाएगा। फिर देखते हैं आगे मित्रों, मीथेन। ये सारी चीज़ें मीथेन के बारे में। ग्रीन हाउस गैस है, यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है। मार्स गैस है क्योंकि दलदली स्थानों पर पाई जाती है, बहुत बार पढ़े हैं, दलदलों में पाई जाती है। पशु की जुगाली से भी मिलती है, पशु जो पगुरी करते हैं देहात में कहा जाता है, या जुगाली करते हैं तो मिलती है। खेतों की जुताई से भी मिलती है, इसीलिए तो खेतों की जुताई पे अब रोक लग रही है। एक नई खेती मार्केट में आ रही है, जीरो टिलेज फार्मिंग। जीरो टिलेज फार्मिंग, बिना जोते ही बोना, बिना जुताई खेती, इसको क्या बोलते हैं मित्रों? जीरो टिलेज फार्मिंग। सेप्टिक टैंक, अक्सर नहीं सुनते हैं कि टैंक सफाई करने में 3-4 सफाई कर्मी मर गए गैस लगने की वजह से, वहाँ ये भी मिलती है क्या? मीथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है मित्रों? मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन। सीएनजी का मुख्य घटक, सीएनजी जानते हैं ना, आजकल गाड़ियाँ इसी से चल रही, मुख्य घटक मीथेन। सागरों की तली में ना मीथेन गैस फंसी हुई है, ध्यान रखिएगा। सागरों की तली में जो मीथेन गैस फंसी है उसे क्लैथरेट कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं मित्रों? क्लैथरेट कहा जाता है। चट्टानों में फंसी शेल गैस, अमेरिका तो इसे खाना बना रहा है, हम भी प्रयास में हैं। चट्टानों में फंसी जो शेल गैस होती है वो भी क्या होती है मित्रों? मूल रूप से क्या होती है? मीथेन होती है। अगला है कोयला खदानों में विस्फोट का कारण भी क्या है मित्रों? मीथेन है। लैंडफिल्स, शहरों में जो कूड़ा इकट्ठा होता है, शहरों में कूड़े का ढेर, कूड़े का ढेर, इसे कहते हैं लैंडफिल। तो लैंडफिल से भी ये प्राप्त होती है कौन सी गैस? मीथेन गैस। एल्यूमिनियम कार्बाइड और जल का अगर मिश्रण तैयार कर दिया जाए तो कौन सी गैस हमें मिलेगी? मीथेन। यानी अगर मीथेन बनाना है तो एल्यूमिनियम कार्बाइड पे पानी डालिए, मीथेन तैयार होती है। ठीक है मित्रों, अगला है ग्रीन हाउस गैस। बहुत सारे ये ग्रीन हाउस करते क्या है? पृथ्वी का ताप बढ़ाते हैं, पृथ्वी का ताप बढ़ाते हैं।
यानी क्या करते हैं लोग, ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, ठीक है ना। पता है आपको 100 साल में पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ चुका है, पिछले 1 शताब्दी में 10.9 डिग्री सेल्सियस, पहले 14 था, अभी 15 डिग्री के आसपास हो गया है, ठीक है ना। इसके लिए कौन उत्तरदायी है, जल वाष्प, इसको ख़त्म नहीं कर सकते। कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे बड़ा खलनायक कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है मित्रों। मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हम लाफिंग गैस कहते हैं भी है, ओजोन भी है, ठीक ना, SF6 भी है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी है और PFC परफ्लोरोकार्बन भी है, ठीक है ना मित्रों। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन, ये सब गैसें पृथ्वी का तापमान बढ़ाने के लिए उत्तरदायी हैं, ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट में क्या होते हैं, पॉलीकार्बोनेट होते हैं, ये भी क्या है, बहुलक हैं। क्या है मित्रों, बहुलक है। ऐसा थोड़े होता है कि बुलेट प्रूफ जैकेट लोहे का बना होता है, किसके होते हैं, पॉलीमर्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, पॉलीमर्स के बने होते हैं। ड्राई क्लीनिंग में क्या प्रयोग करते हैं, बेंजीन का भी प्रयोग करते हैं, क्लोरीन भी होता है, ब्लीचिंग पाउडर भी होता है। नोबेल का तेल किसको कहते हैं मित्रों, TNG को, ध्यान से याद रखिएगा, नोबेल का तेल किसे कहा जाता है, TNG को कहा जाता है। कैप्सूल का जो खोल होता है या कवर होता है, उसमें वो क्या होता है, बेसिकली स्टार्च होता है। रासायनिक रूप से वो क्या होता है, स्टार्च, या हिंदी में क्या कहते हैं मित्रों, मंड होता है। क्या होता है, मंड होता है। साबुन, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, साबुन जो है ये सोडियम के या पोटेशियम के स्टीयरेट या ओलिएट होते हैं। कास्टिक सोडा में तेल या वसा मिला दीजिए, पोटेशियम में भी मिला के बना सकते हैं। और सर्फ या मार्जक या डिटर्जेंट, इसको हम क्या बोल देते हैं, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट जो होता है मित्रों, ये सोडियम लॉरियल सल्फेट होते हैं। ये सोडियम और पोटेशियम के साथ सल्फोनिक एसिड मिलाया जाता है। इसमें क्या होता है, वसा या तेल मिलाते हैं, इसके साथ क्या मिलाते हैं, सल्फोनिक एसिड मिलाते हैं। ये क्या हो जाता है, अपमार्जक कहा जाता है, डिटर्जेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, डिटर्जेंट कहा जाता है। सर्फ और साबुन में ही अंतर है कि साबुन सोडियम स्टीयरेट है और सर्फ या डिटर्जेंट या अपमार्जक सोडियम लॉरियल सल्फेट है। नीले लिटमस को लाल कर देता है कौन सा अम्ल, और लाल लिटमस को नीला कर देता है कौन सा क्षार, ठीक है ना, अम्ल और क्षार। और उदासीनी एक क्रिया होती है उदासीनीकरण की, तो उदासीनीकरण की क्रिया क्या होगी मित्रों, जब अम्ल और क्षार मिल जाएगा, अम्ल क्षार मिलेगा और क्या बना देगा, लवण। इसे कहते हैं उदासीनीकरण की क्रिया, ठीक है ना। रॉकेट इंजन में कौन सा ईंधन प्रयोग करते हैं, तो द्रवित ऑक्सीजन जलाने के लिए होती है और द्रवित हाइड्रोजन जलने के लिए होता है, क्योंकि वायुमंडल में के बाहर ऑक्सीजन मिलना संभव नहीं होता है, तो जलेगा कैसे, इसीलिए जलाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। द्रवित ऑक्सीजन नीले रंग की होती है, ध्यान रखना है कि द्रवित ऑक्सीजन कैसी होती है मित्रों, नीले रंग की होती है। फिर है कीट भक्षी पौधे कीटों का भक्षण क्यों करते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। किसकी कमी को पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। पेंसिल का लेड किसका बना होता है मित्रों, ग्रेफाइट का, और ये विद्युत सुचालक होगा। पेंसिल काट लीजिए, दोनों सबसे करंट लगा के देखेंगे तो लगेगा, ठीक है ना। अगला सबसे हल्का पदार्थ ग्रेफीन एरोजोल है, ये बेसिकली ग्रेफाइट से बना है। किसने बनाया है, चीन के वैज्ञानिकों ने। कैल्शियम कार्बाइड और जल की क्रिया से क्या बनता है, एसिटिलीन। हवा में कौन जल जाता है, सफ़ेद फास्फोरस, अभी आपको बताया गया कि अत्यधिक ज्वलनशील होता है, ठीक है ना। परमाणु बम किस अभिक्रिया पे आधारित है, नाभिकीय विखंडन, यानी बड़ा नाभिक किसमें टूटेगा साहब, छोटे नाभिकों में टूटेगा तब ऊर्जा निकलेगी। और हाइड्रोजन बम क्या होता है, नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। इसमें छोटे नाभिक मिलकर के क्या बनाते हैं, बड़े नाभिक बनाते हैं और अपार ऊर्जा मुक्त होती है। इसके लिए अधिक तापमान चाहिए, 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस की रेंज का तापमान चाहिए। इसीलिए कभी भी अगर हाइड्रोजन बम फोड़ना है तो पहले परमाणु बम फोड़ना पड़ेगा। इसीलिए ध्यान रखेंगे ज़्यादा घातक कौन सा बम होगा, तो हाइड्रोजन बम होगा, ठीक है ना साहब। ओजोन परत समतापमंडल में स्थित है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगर ये नहीं होगा तो त्वचा संबंधित रोग होंगे, कैंसर जैसे रोग होते हैं, स्किन कैंसर जैसे। इसकी मोटाई या सांद्रता किससे नापते हैं मित्रों, तो डाप्सन यूनिट से नापते हैं, DU से। एक DU जो होता है मिलीमीटर के 100वें हिस्से के बराबर होता है, यानी 0.01 मिलीमीटर के बराबर होता है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि ओजोन परत कहाँ पाई जा रही है, समतापमंडल में, ठीक है ना। तो कहते हैं ओजोन परत में छिद्र है,
तो पता किसने लगाया, छिद्र का पता? तो छिद्र का पता जोसेफ फोरमैन ने लगाया था मित्रों, जोसेफ फोरमैन। ये रहने वाले थे इंग्लैंड के, जोसेफ फोरमैन कहाँ के रहने वाले, इंग्लैंड के। पता लगाए थे 1985 में। और सबसे अधिक ये कहाँ पे है, अंटार्कटिक पे है। सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, अंटार्कटिक पर है। ठीक है मित्रों, अब देखिए ये पूरा हो चुका है। कहीं अगर आपको समस्या होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 78 80 55 56 57 पे व्हाट्सएप करके या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका PDF नोट जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दिया जाएगा। धन्यवाद।